हेलो बच्चों। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेते हैं। बेसिक बातें फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। बेसिक बातें क्या है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले द्रव्य या पदार्थ। ये सब लोगों को पता है कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है। वह निकाय जिसमें भार होता है और वह स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है। कोई भी निकाय तुमको मिल जाए जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो, तो ऐसे निकाय को हम द्रव्य कहते हैं या उसी को पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, डस्टर हो गया, दूध हो गया, एलपीजी गैस हो गई जो घरों में इस्तेमाल होती है। तो ये सब क्या है, ये सब द्रव्य हैं। क्यों? क्योंकि स्थान भी घेरती हैं और इनमें भार भी होता है। अगर हम अवस्थाओं के आधार पर देखें कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य की 6 अवस्थाएं होती हैं। वैसे 15 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 15। लेकिन उनमें से 6 अवस्थाएं मुख्य हैं और इन 6 अवस्थाओं में ये 3 अवस्थाएं ही हम लोग पढ़ते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। क्योंकि बाकी की जो अवस्थाएं हैं ये सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। हम केवल पढ़ते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर हम जल की बात करें, जल क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। जब इसको बहुत ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ़ में बदल जाता है। तो जब बर्फ़ में बदल जाता है तो बर्फ़ वाली अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, तो वो होती है इसकी गैस अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं को ही हम लोगों ने देखा है। हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ उपस्थित हैं, या तो वो ठोस होते हैं, या तो वो द्रव अवस्था में होते हैं, या तो वो गैस अवस्था में होते हैं। हाँ, इसके अलावा ये 2 अवस्थाएं और हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था। ठीक, तो चलो एक तरफ से देखते हैं ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था तो पता है कि यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ईंट, डस्टर, कुर्सी आदि ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं द्रव अवस्था। जैसे जल, दूध, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब जल अवस्था के उदाहरण हैं। गैसीय अवस्था की बात करें तो वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था के एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको हिंदी में। सीएनजी जो जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर इसके बाद में चौथी अवस्था आती है हमारी प्लाज्मा अवस्था। ये प्लाज्मा अवस्था क्या है? अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह पहले ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से वो गैस में बदलता है, और गैस अवस्था के बाद उसको और गर्म करते जाओ और गर्म करते जाओ, तो क्या होगा? जितना ज़्यादा ताप हो जाएगा कि वो गैस के अणु आयनित हो जाएंगे। तो इस आयनित अवस्था को ही हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। इसका उपयोग होता है हमेशा ट्यूबलाइट में जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है ना, उस ट्यूबलाइट में अंदर इसी का उपयोग होता है। फिर इसके बाद में सूर्य में से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, तो वहाँ पे जो गैसें उपस्थित होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में ही होती हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगला बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था। अब ये बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था क्या है? अगर हम किसी गैस को ठंडा करते जाएं तो क्या होगा? गैस पहले क्या होगी? गैस पहले द्रव में बदलेगी, फिर इसके बाद में ठोस में बदलेगी, फिर और क्या होगा? और ठंडा करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। भाई, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठंडा करोगे तो इनकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। फिर क्या होगा? ये द्रव में बदल जाएंगे, और कम होती जाएगी तो ये ठोस में बदल जाएंगे, और कम होती जाएगी तो क्या होगा? एक ऐसा है कि बिल्कुल इनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और जब शून्य हो जाएगी तो गैस की ये जो अवस्था आएगी, इसी अवस्था को हम बोलेंगे बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था। ठीक, तो समझ में आया? और ये बोस-आइंस्टीन संगणित अवस्था के बारे में किसने बताया था? सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन। इन्होंने कल्पना की थी कि ये भी एक कोई अवस्था होती है।
ठीक, तो ये इतनी हमें 5 थोड़ा सा याद रखना है। 3 तो हमारी मुख्य हैं जिनको पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। बाकी प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन अवस्था, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली। और बाकी की जो अवस्थाएं हैं और वो सब अवस्थाएं हैं जिनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही वो कभी पूछे जाते हैं, और हमारे आसपास ऐसी अवस्थाओं को हमने कभी देखा भी नहीं है। ठीक, तो ये फिर इसके बाद में अब हम लोग जानते हैं पदार्थ की थोड़ी सी, एक पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो पदार्थ के अगर हम जालक की बात करें, जैसे दीवार है, दीवार क्या है? जालक है। किसका? ईंटों का। ईंटों से बना हुआ एक जालक है। और ठोस है, क्रिस्टली है, तो क्रिस्टल जालक बोल देंगे। ठीक, तो कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और कणों से, जिन कणों से मिलकर बना होता है वो सभी कण एक दूसरे से जुड़ कर क्या होते हैं? एक जालक बना लेते हैं। जैसे ये कोई एक पदार्थ है, ये कोई एक पदार्थ है, ये देखो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है तो बनकर ये क्या तैयार हो गया? जालक। तो ये पदार्थ का जालक है। इस पदार्थ के जालक में देखो बीच बीच में ये देखो रिक्त स्थान है, यहाँ में ऐसे देखो अलग से बना है। तो देखो ये कण, 2 कण, ऐसे कई सारे कणों से मिलकर देखो हमने क्या किया? एक जालक का निर्माण कर दिया। ये बन गया जालक। अब इस जालक में देखो इनके बीच में देखो ये काफ़ी रिक्त स्थान है ना, इसके बीच में देखो काफ़ी रिक्त स्थान छूटा है ना। ये देखो ये सब क्या है? ये रिक्त स्थान छूटा है। तो इस रिक्त स्थान को जानते हो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंतरा अणुक रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं इसको? अंतरा अणुक रिक्त स्थान बोलते हैं इसको। बोलते हैं इसको अंतरा अणुक रिक्त स्थान, या इसी को बोलते हैं अंतरा काशी रिक्त स्थान, या तो इसको अंतराकाशी रिक्त स्थान भी कह सकते हैं, या इसी को एक नाम और दे सकते हैं अंतराकाश। इसको अंतराकाश भी कह सकते हैं। तो कोई कोई इसको अंतराकाश बोलता है, ये जो खाली जगह बीच में पड़ी है अंतराकाश है, या अंतराकाशी रिक्त स्थान है, या अंतरा अणुक रिक्त स्थान भी इसको बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो कण है ये सभी एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनके बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है। ये आकर्षण बल काम कर रहा है। ये आकर्षण बल ठोस में बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ये अंतराणुक रिक्त स्थान, ये अंतराणुक आकर्षण बल। और अंतराणुक रिक्त स्थान सबसे कम होता है ठोस में, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव में, और उससे ज़्यादा होता है गैस में। फिर इसके बाद में ये अंतराणुक रिक्त स्थान, ये अंतराणुक आकर्षण बल हो गया। तीसरी चीज़ होती है गतिज ऊर्जा। ठोस में अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करते। तुम लोगों ने भी देखा होगा कि ठोस जैसा है बस वैसा ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करते हैं। लेकिन द्रव के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। अगर तुम द्रव में या जल में एक तरफ कोई रंग थोड़ा सा डाल दो, थोड़ी देर के बाद में क्या देखो रंग गायब हो जाएगा, या ज़्यादा रंग डाल दिया तो पूरे द्रव में वो रंग फैल जाएगा। तो कैसे फैल गया? क्योंकि जिन कणों के ऊपर वो रंग पड़ा था वो कण उस रंग की वजह से रंगीन हो गए, लेकिन गतिज ऊर्जा के कारण वो एक जगह से गति करते हुए दूसरी जगह पहुँच गए, और पहुँच कर क्या हो, सभी कण एक दूर दूर फैल गए, और फैलने से क्या हुआ, उन्हीं के साथ वो रंग भी फैल गया। तो इनके बीच में अंतराणुक रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और गतिज ऊर्जा अणुओं की बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी किसी ठोस के बारे में या किसी पदार्थ के क्रिस्टल के जालक के बारे में। तो एक पदार्थ है और ये पदार्थ का जालक है, और जालक से जुड़ी ये 3 बातें हम लोगों ने देखी। अब देखो, अब हम देखो यहाँ पे पहुँचते हैं, ठोस अवस्था में पहुँचते हैं। ठोस अवस्था हमको पढ़ना है। तो देखो ठोस अवस्था में हम क्या देखेंगे? सबसे पहली बात कि ठोस अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी द्रव्य की वह अवस्था, किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था
ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस अवस्था के बारे में पता चला ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ठोस अवस्था के सामान्य लक्षणों के बारे में। सामान्य लक्षणों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें पदार्थ की आकृति और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो यानी कि पहली बात तो वही होगी जो हम लोगों ने यहाँ परिभाषा में पढ़ा है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। पहली बात तो ये पता चल गई हमको कि इनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा, इनमें घटक कणों के मध्य अंतरा अणुक रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इनका जो क्रिस्टल जालक होता है, यानी कि इनके क्रिस्टल जालक जो क्रिस्टली ठोस हो सकते हैं ना, तो क्रिस्टल जालक, इनका जो जालक होता है क्रिस्टल जालक में अणुओं या कणों लिख सकते हो, या कणों के मध्य अंतरा अणुक रिक्त स्थान बहुत क्या होता है? बहुत कम होता है। दूसरी बात, मतलब इनके अणुओं के बीच में अंतराणुक रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। भाई देखो, ये क्रिस्टली, ये कोई ठोस हो गया, कोई भी ठोस, ठीक। तो इसके आयतन आकार तो निश्चित होता है। इनके अणुओं या कण बोल दें, कणों के बीच में ये जो खाली जगह है, ये अंतराणुक रिक्त स्थान होता है। तो ठोस कणों में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक। फिर इसके बाद में और अगला पॉइंट और अगली बात क्या देख सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच में जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इनके अणुओं, इनमें कर लेते, इनमें ऐसे है, इनके, ठीक है, इनमें अणुओं या कणों, क्योंकि अणु भी हो सकते हैं, कण परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनमें अणुओं या कणों के मध्य आकर्षण बल, ही इस आकर्षण बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल भी बोलते हैं। इसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक। फिर इसके बाद में और अगर हम एक बात देखें तो और भी हम इसमें देख सकते हैं, इसमें यह भी देख सकते हैं कि इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है इनमें, यानी कि ठोस अवस्था में, यानी कि इस अवस्था में कणों, अणुओं, परमाणु, कुछ भी कह सकते हो, अणु कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम अर्थात नगण्य, अर्थात क्या होगा? नगण्य, अर्थात नगण्य होती है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं इसमें? और लिख सकते हैं इसमें कि इसमें इनको अगर हम ठोस को दबाएं, इस अवस्था में अगर पदार्थ को दबाएं तो वो नहीं दबेगा,
असंपीड्य होगा। अगर किसी ठोस को दबाएं, किसी पदार्थ को दबाएं और वो दब जाए तो हम कहेंगे ये संपीड्य है, और अगर हम दबाएं और न दबे तो हम कहेंगे ये असंपीड्य है। तो ठोस को दबाने से क्या दबता है? कोई लोहे की वस्तु है, उसको दबाओ तो क्या वो दबती है? नहीं दबती है। रबर दब जाती है, लेकिन ठोस नहीं दबता है। तो इसी बात को लिख सकते हैं कि इस अवस्था में पदार्थ असंपीड्य होता है। क्या होता है? पदार्थ असंपीड्य होता है। एवं कठोर भी लिख सकते हैं, एवं कठोर होता है। तो ये सामान्य लक्षण हो गए ठोस अवस्था के। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार। तो ठोसों के दो प्रकार से हम ठोसों को वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम ठोसों को निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर। कैसे? कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा कणों की प्रकृति के आधार पर। इस प्रकार हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले। कैसे? कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण क्या होगा? कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो एक ये वर्गीकरण हो गया। ठीक, तो इस वर्गीकरण को पढ़ेंगे हम अगले दिन, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक, तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं और कणों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ठोस, ये सब हम जानेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से अवश्य जानकारी दे दें, तो हम उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, अपने पढ़ाने के ढंग में बदलाव करें। ठीक, अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।